अपने नाम के 5 फेमस पर्सनालिटीज के नाम बताइए। सर, कैन आई स्पीक इन हिंदी? यस। सर, अभी मुझे सिर्फ 2 नाम याद आ रहे हैं। एक चलिए, आज हम बात करते हैं आपसे नक्सलियों के बारे में। जो नक्सलियों की जो सरकार है उसका क्या नाम है, और जब नक्सलियों की सरकार भारत सरकार के पैरेलल में चलती है तो उस नक्सली सरकार का स्ट्रक्चर क्या होता है? सर, नाम तो सच नहीं पता मुझे अभी नाम। पर जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो एक कम्युनिस्ट पार्टी का जैसे स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक चेयरमैन होता है और उनके साथी होते हैं। और वहां पर जो एक ही पार्टी का जैसे एक पार्टी का ही डोमिनेंस होता है, तो एक पार्टी ही पूरे देश को चलाती है। वो अपने आप में ही सारे जो मेंबर्स होते हैं वो उसी पार्टी के होते हैं और वो अपने आप में ही चुन के आते हैं। तो एक काउंसिल जैसा बनाया जाता है, वो चेयरपर्सन को रिकमेंड करता है और चेयरपर्सन कंट्री को लीड करता है। इनकी सरकार का नाम जनताना सरकार, क्या आप सब कभी सुना है इसके बारे में? सर, कैन यू पार्डन सर, मैं सुन नहीं पाया। इनकी सरकार का नाम होता है जनताना सरकार, क्या आपने सुना था कभी इसको? यस सर, जमतारा। यस सर, एक सीजन भी आया है नहीं जमतारा नहीं, जमतारा नहीं, रिलेटेड। जनताना सरकार। जनताना सरकार जनताना सरकार, ओके सर। हाँ। मतलब इसको हिंदी में अगर कहेंगे तो जनता की सरकार। ठीक है। यस सर। हाँ। यस सर। और उनके यहाँ कुछ बटालियंस काम करते हैं। कुछ क्षेत्रों में जो अपने लड़ाके हैं उनको बटालियन, क्षेत्रों को बटालियन के रूप में बांटते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर मैं जानना चाहूंगा आपसे। सर, जो माओइस्ट या नक्सलाइट्स जो अपने आप को मतलब एक पुलिस फोर्स या उसकी तरह स्ट्रक्चर करते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। यस। ये बटालियन कैसे बनाते हैं? कहा जाता है ना कि बटालियन 9 का कमांडर मारा गया, 10 लाख का इनामी था, 20 लाख का इनामी था। इसके बारे में आपको कुछ जानकारी हो तो बताइए, नहीं तो जाने दीजिए। है जानकारी? नहीं सर। नो सर। ठीक। नो। और नक्सलियों की जो फंडिंग का सोर्स होता है वो बताइए। और ये हर साल 1,000 करोड़ रुपए का बजट पारित करते हैं। जैसा कि मैंने अभी सरकार का जिक्र किया, भारत सरकार बजट पारित करती है, ये लोग भी हर साल अपना बजट पेश करते हैं। इस साल का बजट 1,000 करोड़ के ऊपर का है। इतना रुपया इन लोग के पास जंगल के अंदर कहां से आ गया? और ये सरकार के पैरेलल में सरकार रन कर रहे हैं। इनके फंडिंग का प्रमुख सोर्स बताइए। सर, काफी सपोर्टर्स होते हैं इनके, जो इनकी आइडियोलॉजी से प्रभावित रहते हैं और उनका आइडियोलॉजिकल सपोर्ट होता है। तो जो अर्बन नक्सलाइट का एक टर्म यूज होता है, तो काफी लोग अर्बन सेंटर्स में भी, बहुत रिच लोग भी इनको सपोर्ट करते हैं। सिविल सोसाइटी में भी ऐसे मेंबर्स हैं। उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज भी कुछ अपना फायदा उठाने के लिए जो हमारी उनकी फंडिंग होती है उसको भी यहाँ पे वो फंड, इनको भी फंड करते हैं वो अपने फायदे के लिए। क्या कोई ऐसी रिपोर्ट और है कि आपने अपने मन से बना दिया कि पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करती है? अभी सर, रिपोर्ट हाल ही रिपोर्ट नहीं है बीजेपी सर। के 2 कार्यकर्ता ट्रैक्टर बेचते हुए पकड़े गए थे कुछ महीनों पहले, फरवरी में, जनवरी में। और उसके बाद मार्च अप्रैल में वो दुर्घटना होती है जिसमें 22 जवान शहीद होते हैं। और वो जो नक्सली थे वो उन्हीं ट्रैक्टर को लाए थे, उन्हीं में लाशें ढो करके ले गए थे। तो क्या बीजेपी एक देशद्रोही पार्टी के रूप में उभर कर आ रही है? सर, पार्टीज का कभी कभी डायरेक्ट लिंक नहीं होता। किसी और लोगों ने खरीदा होगा, पर फिर वो लोग भी एज ए मतलब डीलर का बन के खरीद सकते हैं और आगे बेच सकते हैं। तो डायरेक्ट एक्विजिशन इस पूरी मामले में पार्टी पर सही नहीं लगाना होगा। सही नहीं है। सही नहीं हो। यस सर। उनके कुछ 1-2 कार्यकर्ता जो क्षेत्र के हैं वो लोग खरीद फरोख्त में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इनके फंडिंग का सोर्स आप ढंग से नहीं बता पाए। कुछ और बता सकें तो बताइए, थोड़ा समय मैं दे रहा हूँ। सर, का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, जो इंटरनेशनल फंडिंग भी होती है चलिए लोगों ठीक है। की। ये उस जैसे क्षेत्र से कैसे पैसा कलेक्ट करते हैं? सर, इनके पास काफी मेथड्स हैं। ब्लैकमेलिंग, किडनैपिंग, लोगों के जो ये खुद का भी टैक्स कलेक्ट करते हैं कई जगहों पे।
अपना ही इनका प्रशासन होता है और यही लोगों को डरा यही मैं के जानना धमका। चाह रहा था, इसीलिए मेरा सवाल जनताना सरकार से शुरू हुआ, उसके स्ट्रक्चर पर आया, बजट पर आया, आपको लिंक पकड़ने होंगे। ठीक है, चलिए अब आप हमें बताइए कि अभी कल या परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में एक छोटा सा बयान दिया हुआ है, एक लाइन पेपर में छपी हुई थी। पहले तो उस लाइन के बारे में बताइए, उन्होंने कौन सी लाइन बोली? सर हमारे यूथ को क्रिप्टो करेंसी से मतलब नेगेटिव नुकसान ना हो कोई, उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट था, और एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं पता सर मुझे। चलिए, पर उन्होंने यूथ को लेकर चिंता जाहिर की थी सर। उन्होंने कहा था कि क्रिप्टो करेंसी को गलत हाथों में जाने से रोकना होगा। ठीक, यस सर। तो अब आप हमें बताइए कि प्रधानमंत्री का तो मूड बन रहा है कि क्रिप्टो करेंसी को भारत में अब लॉन्च कर दिया जाए, तो इसके ये हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे नुकसान पहुंचाएगी, और उसके साथ ही साथ ये हमारी सिक्योरिटी सिस्टम के लिए भी कैसे खतरा होगी? सर कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? अगर क्रिप्टो करेंसी अगर लीगल टेंडर से आ रही है, और या फिर गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट उसको लीगलाइज नहीं कर रही है, अगर लीगलाइज कर रही है तो उसका आंसर फिर सर? गवर्नमेंट ने अभी प्रेजेंट स्टेटस आपको मालूम है क्रिप्टो करेंसी का क्या है? यस सर, इट इज इलीगल, इट इज नॉट लीगलाइज। It is not illegal, but some platforms are legalized to convert cryptocurrency in Indian rupees. Then it is pseudo legalized. We can say that it is pseudo legalized. और प्रधानमंत्री जैसा बड़ा आदमी अगर मंच पर खड़े होकर के इस बात को कहता है कि गलत हाथों में जाने से रोकना चाहिए, तो ये एक तरह से मौन स्वीकृति हो गई ये तो, कि हम तो मौन स्वीकृति दे रहे हैं हम प्रधानमंत्री देश की। और क्रिप्टो करेंसी डीजी कॉइनेक्स, जिसका प्रचार आयुष्मान खुराना करते हैं, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हुआ है जिसमें हम क्रिप्टो करेंसी वगैरह खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, उसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी ये भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे नुकसान पहुंचा रही है या पहुंचाएगी, और इससे सुरक्षा व्यवस्था को कैसे खतरा होगा? सर जो हमारी जो लीगल टेंडर मनी है, जो आरबीआई चलाता है, आरबीआई जिसको गवर्न करता है, उसको ट्रैक करना आसान है, और उसकी जो बुक की कीपिंग है वो भी आसान है। आरबीआई उसका ट्रैक रखती है, कितना मनी प्रिंट हो रहा है, कितना मनी जनरेट हो रहा है, किन लोगों के हाथ में ट्रांसफर हो रहा है। पर क्रिप्टो करेंसी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं, उनकी कोई अभी तक लीगल वे में उनके ऊपर रेगुलेशंस नहीं है, तो उनको ट्रैक कर पाना, और उनके थ्रू काफी सारे इलीगल एक्टिविटीज होते हैं, जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग, जैसे कि इलीगल ट्रैफिकिंग, लोगों को खरीद फरोख्त करना, इंटरनेशनल बॉर्डर पे इश्यूज आ सकते हैं क्रिप्टो करेंसी से। कुछ ट्रांजैक्शंस है, क्रिमिनल एक्टिविटीज, जैसे हथियार खरीदना, हथियारों को बेचना, तो ये क्रिप्टो करेंसी से आसान हो जाएगा, और पैरेलल इकोनॉमी में भी एक शेडो इकोनॉमी क्रिएट हो सकती है सर। तो वो मतलब एक बड़े सिनेरियो में अपनी इकोनॉमी को भी एक खतरा है, और एक छोटे मतलब उस सिनेरियो में नेशनल सिक्योरिटी को भी खतरा बन सकती है। मतलब आपके कहने का अर्थ मैं ये समझ लूं कि क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हो जाने से एक स्यूडो इकोनॉमी जनरेट होगी, और इसमें कुछ ही लोग शामिल होंगे, और इसमें इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा आतंकवादी संगठन, नक्सली संगठन, इंसर्जेंट ग्रुप्स ये उठाएंगे, खरीद फरोख्त कर पाएंगे इसके माध्यम से, और हमें ट्रैकिंग नहीं मिलेगी, इसकी पता नहीं चलेगा। क्या यही बात? हमारा अभी यस सर, हमारी रेगुलेशन और मॉनिटरिंग जो इसके ऊपर है अभी तक, वो इतनी अच्छी नहीं है, तो हमारी सिक्योरिटी अगर हम रेगुलेट कर पाए। प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए कि ऐसी करेंसी जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल है ही नहीं, इसके दुष्परिणाम अभी भारत में ज्यादा है, तो भारत के प्रधानमंत्री जैसे पद को यह सुशोभित होता है? ये एक सट्टेबाजी जैसा काम किया है उन्होंने। सर उन्होंने जो बयान दिया था वो चिंता जाहिर करने की तरीके से दिया था, कि अगर क्रिप्टो करेंसी गलत हाथों में पड़ जाती है तो नुकसान हो सकता है। वो प्रधानमंत्री है, संवैधानिक पद पे हैं, तो अगर वो उनके दिमाग में कुछ चीजें भी चल रही होंगी, कैसे इसको आगे लाया जाए, और कैसे इसको रेगुलेशंस को बढ़ा के, मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क बना के इसके लिए। यस सर। अब आप हमें नक्सली बनने की योग्यताएं बताइए, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए किसी में जो नक्सली बन सके?
ये जो स्टेटमेंट है इसको संभल करके सुनिएगा, समझिएगा, जवाब दीजिएगा। सर, मैंने ऐसा कुछ मतलब इनके जो इनका रिक्रूटमेंट स्ट्रक्चर है या कैसे रिक्रूट करते हैं वो अभी तक कहीं नहीं पढ़ा है। तो योग्यता प्रॉपर फॉर्मल वे में उसी से पता चल सकता है कि इनका कोई वे ऑफ रिक्रूटमेंट कैसे होता है सर। तो यस चलिए सर, ठीक है। अभी आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट सर। तो अब ये बताइए कि आतंकवादी बनने की क्या क्या प्रमुख दशाएं हो सकती हैं। कोई साधारण सा मनुष्य, बालक, लड़का, आदमी कब कब आतंकवादी बनने की तरफ अग्रसर हो सकता है। सर, लाइफ में किसी के भी जीवन में कुछ सारी इवेंट्स होती हैं, जैसे कि बहुत ही छोटी उम्र में जो हमारा दिमाग होता है उस पर कंट्रोल करना आसान होता है। तो अगर कोई भी आदमी किसी मतलब जो छोटे बच्चे हैं उसी उम्र में अगर उनको कंट्रोल कर लिया जाए, उनकी ब्रेन वॉश किया जाए, तो पहली स्टेज तो वही है जहाँ पे बच्चों को ही कंट्रोल किया जाए। उसके बाद एडल्ट होने के बाद कि कुछ लाइफ इवेंट्स होती हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है आपके साथ, या कुछ ऐसा व्यवहार हो रहा है जो व्यवहार और लोगों के नहीं साथ नहीं होता। आप माइनॉरिटी ग्रुप हो या आप ऐसे ग्रुप हो जिस समुदाय के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो आपको फील हो सकता है और उस चीज का फायदा इंसर्जेंट ग्रुप या आतंकवादी ग्रुप वो ग्रुप उठा के और आपको रेडिकलाइज कर सकते हैं सर। आपका आपके जो इमोशंस हैं, उस जो नेगेटिव इमोशंस आपका हैं मतलब दूसरी मुझे कम्युनिटी के अगेंस्ट। मुझे भी कर सकते हैं। आप बार बार कह रहे हैं कि आपका आपको कर सकते हैं, मुझे कर सकते हैं। नो सर, एक जनरल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, जनरल पब्लिक की, कि अच्छा। किसी भी बच्चे को या किसी भी एडल्ट आदमी हम्म, को जब उसके जीवन में कुछ घटनाएं हो जाती हैं और जो हम्म, घटनाएं उनके दिमाग को इम्पेक्ट करती हैं, उसके हम्म, बाद उनको रेडिकलाइज करना आसान होता है। तो अच्छा। उस चीज का फायदा उठा के लेकिन रेडिकलाइज किया सर। लेकिन ये वाली जो घटनाएं हैं ये केवल और केवल हम जम्मू कश्मीर जैसी जगहों पर या नॉर्थ ईस्ट में देख पाते हैं। आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान में क्या ऐसी घटनाएं होती हैं कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो गया और वो आतंकवादी बन गया हो, हथियार उठा लिए हों, ISIS ज्वाइन कर लिया हो। सर, जैसे कि मैंने बोला था कि बहुत सारे फैक्टर हैं, उसमें तो मैं एक और फैक्टर ऐड करना चाहूंगा कि कभी कभी आपकी पॉवर्टी वाला इशू भी आता है कि आपकी गरीबी इतनी होती है, आपके पास रिसोर्स नहीं होते, तो आप उन पैसे के चक्कर में, जैसे कई बार हैंडी ट्रैपिंग का इशू हो जाता है और पैसे वाला भी इशू हो जाता है कि आपको पैसे देंगे, पाकिस्तान से ISI कांटेक्ट करती है। राजस्थान में बॉर्डर स्टेट है तो उन डिस्ट्रिक्ट में भी सर ऐसे काफी सारे केसेस आते हैं। हाँ, जो माइनॉरिटी के लेकिन साथ डिस्क्रिमिनेशन है उसका इतना। लेकिन भारत के निवासी, भारत के नागरिक भूखों मर जाएंगे लेकिन आतंकवादी बनना पसंद नहीं करेंगे। सर, सारे नागरिकों के साथ ऐसा नहीं है। अभी भी कुछ लोग हैं जो ऐसा फील नहीं करते हैं उनकी आइडेंटिटी को लेके या कुछ पर्सनल इश्यूज को लेके, तो ठीक कुछ है। लोग अभी भी रेडिकलाइज ठीक हो जाते हैं। ठीक। आप हमें बताइए, एक टर्म मैं बता रहा हूं, इसके बारे में आप जो भी जानकारी रखते हैं बताइए। गजवा ए हिंद, ये क्या है। सर, ये एक आइडियोलॉजी है जिसमें जो हिंदुस्तान है, तो ये आइडियोलॉजी एक मुस्लिम उम्मा की आइडियोलॉजी है, जहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो इस्लाम में एक तरह से बिलीव ऐसे करती है कि वो कंट्री बेसिस पे उनका ब्रदरहुड नहीं है, वो एक उम्मा के बेसिस पे है कि हम जो इस्लाम से बिलोंग करते हैं वो एक दूसरे के भाई हैं। और जो लोग कन्वर्टेड, जो लोग दूसरे रिलीजन हैं से बिलोंग करते हैं, वो उनके ऊपर हमारा कंट्रोल जरूरी है। उनको कन्वर्ट करना, या जैसे कि गजवा है हिंद में हिंदुस्तान के ऊपर कंट्रोल करना, हिंदुस्तान का इस्लाम का रिलीजन को इस्लामीकरण कर प्रमोट दिया करना, जा रहा हिंदुस्तान इस्लामीकरण करना सर। यस। है। ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है कब तक गजवा ए हिंद सफल हो पाएगा। हाँ सर, ये ऐसी आइडियोलॉजी है, इस मतलब इस्लाम को मानने वाले लोग भी सारे लोग बिलीव नहीं करते हैं। ये बहुत एक पुरानी आइडियोलॉजी है इसके ऊपर, और जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं वो भी रेजिस्ट करते हैं ऐसी चीजों को, तो इतना आसान नहीं है, मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में ऐसा होगा। तब भी कुछ कुछ तो साल लग सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कार्बन न्यूट्रल हम 2070 में हो जाएंगे, तो ये गजवा हिंद किस साल तक संपन्न हो पाएगा। सर, ये इससे पहले भी बहुत बार कोशिश हुई है फ्रॉम 700 AD।
पर अभी तक ऐसा, जैसे इतने साल 500 साल हमारी यहाँ पे इस्लामिक रूल रहा, पर अभी तक हमारे जो गजवा है हिंदी या हिंदू पूरे कन्वर्ट नहीं हुए, या दूसरे रिलीजन के जो भी सदस्य हैं अभी भी वैसे ही हैं। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि चाहे कितनी भी साल आए आगे, ऐसा नहीं होगा। नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं, सेवन सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं, हर एक स्टेट की वर्तमान में शांति और अशांति को लेकर क्या स्थिति है, आप बहुत ही कम शब्दों में हमें बस समझा दीजिए। सर, असम असम में अभी जो कुछ ग्रुप्स हैं, इंसर्जेंट ग्रुप्स, उन्होंने हथियार डाले हैं, और जो उसमें अभी शांति का माहौल बना हुआ है। ठीक, मणिपुर और मिजोरम। बस आप ऐसे ही सभी को बताइए कि ऐसा हुआ है शांति, ऐसा नहीं हुआ है अशांति, ये डिक्लेरेशन आप करते जाइए बस। यस सर। मणिपुर और मिजोरम में उनके बॉर्डर के इशू की वजह से आपस में मतलब असम और मिजोरम में जो इशू हो गया था, उस वजह से कुछ बॉर्डर में अशांति है, पर ओवरऑल शांति है सर। नागालैंड में अभी भी फैक्शंस हैं, जो पर्टिकुलरली मणिपुर में अभी टेररिस्ट हमला हो गया था, आतंकवादी हमला। तो जो हल्के फुल्के हमले मणिपुर में भी हुए हैं, नागालैंड में भी वो इशू चल रहा है सर। अरुणाचल प्रदेश में शांति है, पर चाइना की वजह से थोड़ी अशांति फैली हुई है। और उसके अलावा मेघालय में शांति है सर, वहां पे ऐसा कुछ इशू नहीं चल रहा। त्रिपुरा और यस सर, त्रिपुरा में भी अभी तक जब से मतलब 4-5 साल से शांति, वहां पे कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज नहीं हुई है। मतलब आप हमें अब ये बताइए कि कितने सेवन सिस्टर्स की स्टेट हैं जहां पे हम लोगों ने पीस अकॉर्ड साइन कर लिया हुआ है और वो उसी के अकॉर्डिंग राज्य चल रहे हैं। सर, असम में हमने पीस अकॉर्ड साइन किया है। असम के अलावा नागालैंड में भी साइन किया है। उसमें 2 फैक्शंस हैं, जो NSCN है वहाँ की, उसका कापलांग फैक्शन है, और एक और फैक्शन है। तो जो हमारे पुराने IPS थे, रवि कुमार, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था, पर एक फैक्शन अभी भी नाराज है। तो नागालैंड में नाराज है, मिसाक मुइवा एग्रीमेंट में राजी है। यस सर। यस सर। उसके अलावा मिजोरम में और मणिपुर में जो बताया कि अभी भी इश्यूज चल रहे हैं, तो वहां पर पीस एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ। और सर, मुझे अभी मिजोरम के लिए आप क्या श्योर हैं कि वहां अभी पीस अकॉर्ड नहीं हुआ है? सर, MNF मतलब मिजो नेशनल फ्रंट के साथ एग्रीमेंट हम लोग कर चुके हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। यस सर, वही मैं बोलने वाला था कि MNF के साथ हुआ था, लेकिन रिन्यूड मतलब स्ट्रगल, कई बार संघर्ष, जो अपने दोबारा कुछ फैक्शंस होते हैं ग्रुप के बीच में, सब ग्रुप बन जाते हैं, तो वो अभी भी क्रिएट करते हैं इश्यूज। तो कंप्लीट एग्रीमेंट, ये चीजें कभी नहीं खत्म होंगी कि सब पूरी तरीके से लोग आ जाए। 1-2 लोग नाराज रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य ये होता है कि जो मेन पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मेन इंसर्जेंट लीडर्स हैं, उनके साथ हम एग्रीमेंट कर लें। एग्रीमेंट हो जाने पर कोई भी घटना दुर्घटना होती है तो हम उनसे बात करते हैं कि आपके यहाँ ऐसी बात हो चुकी है, आपने एग्रीमेंट का उल्लंघन किया है, हम डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं, आप कुछ नहीं बोल सकते। तो इसलिए एग्रीमेंट करना जरूरी होता है। यस। ठीक। भारत को भविष्य के लिए किन किन संभावित सुरक्षा खतरों के बारे में ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है? सर, आपका नेटवर्क इशू आ रहा है, तो अच्छा, या फिर मेरी तरफ से। यस सर, रिपीट प्लीज। ठीक है? यस सर। अब ठीक है? यस सर। ठीक है। यस सर। भारत को भविष्य के लिए किन किन संभावित सुरक्षा खतरों के मद्देनजर सुरक्षा को चाक चौबंद कर देना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए? सर, सबसे पहले तो जो हमारे चाइना और पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो बॉर्डर इश्यूज, इंटरनेशनल बॉर्डर्स। उसके बाद जो हमारे रिलीजियस फंडामेंटलिज्म का, या रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, या कम्युनलिज्म का जो इशू है, उसका भी उस पर भी काम करना चाहिए। उसके बाद हमारा जो नक्सलिज्म का इशू है, उस पर भी काम करना, मतलब वो भी एक फोकस एरिया है। उसके बाद रीजनलिज्म में जो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, जम्मू कश्मीर है, तो रीजनलिज्म और ये जितनी बात आप कर रहे हैं ना,
ये आज से 10 साल पहले की बातें हैं। जब 10 साल पहले मैं आपका इंटरव्यू लेता और पूछता तो आप बोलते तो मुझे सुनने में अच्छा लगता। मैं आज आपसे बात कर रहा हूं कि भविष्य में क्या करना चाहिए, तो भविष्य की बातें करिए। सर, जस्ट अ सेकंड, सर, कुड आई गिव 2-3 पॉइंट्स मोर, सर? जैसे कि श्योर। क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है। तो जो आगे मनी लॉन्ड्रिंग या ड्रग ट्रैफिकिंग, आगे का जो बहुत सारे खतरे पैदा हो सकते हैं क्रिप्टो करेंसी से। उसके अलावा जो हमारे जो अलग अलग तरफ टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, तो जो साइबर इश्यूज हैं, तो उसके लिए हमने एनटीआरओ भी बनाया है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो जो जितनी भी साइबर इश्यूज हैं, साइबर फ्रॉड्स हैं और साइबर थ्रेट्स हैं, उसके बाद हमारा जो कॉस्ट लाइन है, तो हमारी एक लंबी कॉस्ट लाइन है, और वहां से भी काफी सारी जैसे रेडिकल आइडियोलॉजीज हैं नहीं नहीं वहाँ। नहीं, फिर जो गलत हमारे जा रहे को हैं आप। फिर गलत दिशा में जा रहे हैं। जो ये कोस्ट लाइन है, ये तो बहुत पहले से है, आज तो बनी नहीं है। आज ऐसा क्या हो रहा है कि कल हमारे लिए खतरा पैदा होगा। चलिए ठीक है, जाने देते हैं। ओके, थैंक यू। सिक्किम को भारत में मिलाने की पूरी प्रक्रिया के बारे में ब्रीफ में बताइए, एक एक लाइन में समझा दीजिए। हाँ सर, सबसे पहले तो 1974 में सिक्किम में वहाँ पर मोनार्की का जो रूल था, मोनार्की सिस्टम था, तो सबसे पहले एसोसिएट स्टेट के रूप में सिक्किम को जोड़ा गया, एक अलग से अमेंडमेंट करके ठीक। उनको जोड़ा गया। फिर ठीक। 1975 में फाइनली लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो वहां के जो राजा थे उनका नाम क्या था? सर, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, तो सॉरी फॉर दैट। दक्षिण भारत में एलटीटीई लिट्टे की वर्तमान स्थिति क्या है? सर, अभी भी उनके सपोर्टर्स, उनके आइडियोलॉजिकल सपोर्टर्स मौजूद हैं, पर उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से 80s और 90s में जो जिस तरीके से एलटीटी का जो मूवमेंट था। और 1 सेकेंड, मैं आ रहा हूँ नोट कर। हाँ बताइए। एलटीटीई। सर, सर, अभी भी आइडियोलॉजिकल सपोर्ट है, पर उस तरीके का नहीं है जिस तरीके का 90s में था। तो अभी मौजूद है, आइडियोलॉजी हमेशा मौजूद रहती है, पर अभी इतना मूवमेंट, इतनी वो फोर्स नहीं है बड़ी, सर। ठीक। लेकिन दक्षिण भारत में जातीय आंदोलन, हम जैसे सिंहली, तमिल, इन लोगों का हम लोग आपस में कॉन्फ्लिक्ट देखते रहते हैं, उसी कारण एलटीटी का खड़ा होता है। तो इनका क्या इतिहास रहा है? सर, जो भारत के जो दक्षिण साउथ इंडिया है, वहां से श्रीलंका में तमिल लोग पहले से माइग्रेट होते रहे हैं। पर वहां पे जो लैंग्वेज, जो तमिल लोग हैं वो तमिलियन बोलते थे, और सिनलीज जो बुद्धिस्ट है वहां पे, जो मेजोरिटी बुद्धिस्ट थी वो सिनलीज बोलती थी। तो आपस में इस तरीके से, क्योंकि मेजोरिटी सिनलीज थी, ऑफिशियल लैंग्वेज भी सिनलीज को बना दिया गया, गवर्नमेंट जॉब्स में भी सिनलीज को प्रेफरेंस दी गई, और तमिलियंस को इग्नोर किया गया। तो इस वजह से वहां पे एक मूवमेंट शुरू हुआ, और खासकर 90s और 80s और 90s में वो अपने पीक पे पहुंचा, पर 2005 और 6 के आसपास वो कंप्लीटली उसको दबा दिया गया। और उसके ऊपर, श्रीलंका के ऊपर काफी ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस के केस भी चल रहे हैं। पर हमारा इंडिया की आंतरिक, भारत की आंतरिक पॉलिटिक्स के चक्कर में हम उस मूवमेंट में उस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। श्रीलंका पे भी श्रीलंका को सपोर्ट या सपोर्ट नहीं करना है, वो डिसीजन हम नहीं ले पाते, ज्यादातर हम न्यूट्रल ही रहते हैं, सर। ठीक है। देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले प्रधानमंत्री अच्छे थे, या झूठों की बौछार करने वाले प्रधानमंत्री ज्यादा बेहतर थे? सर, लास्ट लाइन कुड यू रिपीट? देयर इज झूठ सम इश्यू, सर। झूठ की बौछार करने वाले प्रधानमंत्री अच्छे थे, कौन अच्छा है? झूठ की बौछार करने वाले प्रधानमंत्री कौन कौन से अच्छे हैं? हाँ, देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले प्रधानमंत्री अच्छे थे, या झूठों की बौछार करने वाला प्रधानमंत्री ज्यादा अच्छा है? कौन ज्यादा अच्छा है? सर, जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं हमारे देश में अभी तक, उन्होंने सिंसियरली इस देश को इस देश के लिए अपना सब कुछ दिया है। अब वो शायद कुछ उसमें दुर्घटनाएं भी हुई है, कुछ हमारे प्रधानमंत्रियों ने अपना जीवन भी खोया है, पर हमारे जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं उन्होंने सिंसियरली इंडियन, जो भारतीय
उसको सर्व किया सर। तो दोनों ही प्रधानमंत्री जो जिसने जान दिया वो बराबर है, क्योंकि जान जिंदा जिंदा रह के सर्व करना भी एक बड़ी बात है सर, पूरी सिंसियरिटी के साथ, नहीं, मेरा कोई एलिगेशंस नहीं लगना। मेरा कहना था झूठ की बौछार करने वाला प्रधानमंत्री, किससे कनेक्ट कर पा रहे हैं आप? सर सच मतलब अभी तो मैं 2014 के बाद काफी सारे लोग बोलते हैं, मोदी गवर्नमेंट को बोलते हैं, तो मे बी आई एम नॉट श्योर, पर उनके ऊपर ये हो सकता है सर, हो सकता है। सिंबल वे में। इसका मतलब आप उनके द्वारा बोले गए कुछ झूठ, मंच से बोले गए झूठ आपको पता है? बताइए, क्या क्या झूठ बोला है उन्होंने आज तक? सर उसको चुनावी वादे कहे या चुनाव की उसके से चुनावी प्रचार के लिए जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, जैसे कि कुछ लोगों को, खासकर 15 लाख वाला जो स्टेटमेंट था, तो उसको लेके काफी सारे लोगों ने आज तक उनको बोला है कि आपने बोला ठीक था हाँ सारे भारतीयों के ठीक। अकाउंट में 15 लाख है। यस। अमित शाह का एक बयान आया है अभी 2-4 दिन पहले, पुलिस को राजनीति से दूर रहकर काम करना चाहिए। तो क्या नेताओं के मुंह से ये बयान अच्छे लगते हैं? सर पुलिस को राजनीति से दूर रहकर काम करना चाहिए। यस सर। तो क्या ऐसे बयान नेताओं के मुंह से अच्छे लगते हैं? सर वो होम मिनिस्टर की ओहदे पे हैं और इनका एक संवैधानिक पद है, तो बिल्कुल जो स्टेटमेंट है वो उनका सही है सर। एज ए होम मिनिस्टर वो बोल सकते हैं पुलिस फोर्स को न्यूट्रल रहने के लिए और पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करने के लिए सर। मतलब वो मानते हैं कि राजनीति में कभी कभी शामिल हो जाती है पुलिस? सर कई बार अभी भी अलग अलग रिपोर्ट्स ने अलग अलग इस पे सजेशंस भी दिए हैं, और उन्होंने बोला भी है कि हमारी पुलिस में ऐसा है कि आइडियोलॉजिकल स्टैंडिंग्स होती हैं, तो वो न्यूट्रल ही रहनी चाहिए, उनको नहीं लेना चाहिए। ठीक। अब भारत के आप वे कौन से क्षेत्र देख पा रहे हैं जहां पर सुधार की स्थितियां अभी भी करनी बाकी है? यस सर। सबसे पहले तो जो हमारा अभी भी पॉवर्टी और इनइक्वलिटी का सबसे बड़ा इशू है, तो हम किस तरीके से गरीबी को कम कर सकते हैं, और गरीबी में भी जो बहुत ज्यादा गरीब है तो उसको इनइक्वलिटी को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा सर हमारी हो गया, जो भी डिफेंस है, ठीक है। तीसरा टूरिज्म, एक्सपोर्ट, एमएसएमई का सपोर्ट, सर ये 5-6 सेक्टर हैं, तो इन पे काम होना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट इशू, पॉवर्टी, इनइक्वलिटी, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब। हम देखते हैं कि भ्रष्ट नेता और क्रिमिनल रिकॉर्डधारी नेता संसद भवन में, विधानसभाओं में भारी मात्रा में पहुंच रहे हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट भी है कि 60% से ज्यादा दागी नेता पहुंच गए हैं। तो ये सफाई आप कैसे कर पाएंगे? क्या करना चाहिए? हाँ सर, सबसे पहले तो जो पॉलिटिकल पार्टी है उन्हें अपने ही इंटरनल स्ट्रक्चर में डेमोक्रेटिक वे में काम करना चाहिए, और उन कैंडिडेट्स को टिकट्स देनी चाहिए जिनके ऊपर कोई केस ना हो, जिनके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना रहा हो। उसके अलावा जो हमारी जनता है जो वोट करती है, मतलब फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को। और अगर पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं कर रही जैसा कि वर्तमान में हो रहा है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? सर जो हमारी जो कॉमन पब्लिक है, सामान्य जनता, उनको उसको ही इलेक्ट करना चाहिए। उनको जो बैकग्राउंड है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन निकाली है कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट का जो भी बैकग्राउंड है उसको पब्लिश करे, अपनी वेबसाइट पे भी पब्लिश करे और न्यूज़पेपर में भी। तो जो अपने पॉलिटिकल लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने कैंडिडेट के बारे में जाने, रिसर्च करें, उसके बाद ही वोट दें। ठीक है। सर कुछ इनोवेटिव सजेशंस भी है, जैसे राइट टू रिकॉल। बताइए सर। सर अगर हमारा कोई क्रिमिनल कैंडिडेट चुनावी जाता है, तो जैसे कि राइट टू रिकॉल का कॉन्सेप्ट चलता है, यूरोप में है, बहुत जगह चलता है, तो हम बीच में जैसे 2.5 साल के बाद या कुछ ऐसा होना चाहिए, इनोवेशन लानी चाहिए जिससे हम राइट टू रिकॉल का एक लोगों को अधिकार दे सकें, तो अपने कैंडिडेट को बुला सकें, तो एक इनोवेटिव।
भारत की जो सभी विशेष सुरक्षा बल हैं, आप किन किन विशेष सुरक्षा बलों के बारे में जानते हैं, और उनका एक एक लाइन में नाम बताइए और एक एक लाइन में उनके काम बताइए। सर आईटीबीपी, आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स, ठीक है, जो हमारा चाइना का बॉर्डर है, बीएसएफ, ठीक। एसएसबी, सीमा सशस्त्र बल, बीएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ क्या सीआईएसएफ। करती है? पाकिस्तान बॉर्डर का, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर है, तो उसको सिक्योर करती है सर। पाकिस्तान का बॉर्डर के साथ हमारी जो एजेंसी है वो ठीक है, बीएसएफ है। ठीक। यस, सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, हम्म, सीआरपीएफ, सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, हम्म, असम, असम राइफल्स। हम्म। यस सर, दीज आर द ऑर्गेनाइजेशन सर, जो ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी सेमी ऑटोनोमस डिफेंस की ये तरह की ऑर्गेनाइजेशन। ये आपने जिनके नाम लिए हैं, ये स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं है, ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं। ठीक है, इनको हम कंबाइनली यस सर, सीएपीएफ बोलते हैं। हम बात सीएपीएफ। हाँ, यस। हम बात कर रहे हैं स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस की या स्पेशल फोर्सेस की। सर अभी मुझे इसके बारे में नहीं पता है, स्पेशल फोर्सेस के बारे एनएसजी, में। मैं इसके बारे में जानकारी। एनएसजी का नाम सुना है आपने? यस सर। ये एक स्पेशल फोर्स है। और आरएएफ कमांडो फोर्स है, रैपिड एक्शन फोर्स है ये। इसी तरह कोबरा कमांडोज हैं आपके, ये एक स्पेशल फोर्स पूरा। है। यस सर, एक छत्तीसगढ़ नक्सलाइट एरिया। एक एसएफएफ है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जिससे चीन की पतलून गीली हो जाती है, जिसका नाम सुनकर। इस एसएफएफ के बारे में यस कुछ बता सकेंगे? सर, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, पर इसके बारे में मैंने गलवान वैली का जो इंसिडेंट हुआ था, तो हाँ, कुछ खबर पड़ी थी कि गलवान वैली का इंसिडेंट हुआ था, तो उस टाइम इसके बारे में थोड़ी बहुत न्यूज पड़ी थी कि ये एक ग्रुप है और जो चाइना के बॉर्डर पे है, तो वहां पर सिक्योरिटी और स्पेशल कंडीशंस में स्पेशल एक्शन लेता ठीक है, है, तो चलिए, मतलब ठीक है, ठीक है, बहुत ही रैपिड एक्शन लेता है सर। ठीक है। अब मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ। आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में रह करके किन किन प्रोफेशंस को इमीडिएट अपना सकते हैं, जैसा आपको ऑर्डर मिलेगा। आप किस किस तरीके से अपने आप को डिस्गाइज कर पाएंगे पब्लिक में एज एन अंडरकवर एजेंट? सर जैसे कि मैं अगर किसी कम्युनिटी में रह रहा हूँ, तो जैसे स्पोर्ट्स पर्सन या जैसे क्रिकेट का कोच बनना है या क्रिकेट के लिए किसी क्लब से जुड़ना, तो उस तरह का एक प्रोफेशन ज्वाइन कर सकता हूँ सर। उसके अलावा टीचर बन सकता हूँ, किसी भी रीजन में जाकर टीचर, ऐसे टीचर सर्व कर सकता हूँ। और उसके अलावा सर, जब मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड भी रहा है, तो किसी कंपनी में इंजीनियर के पद पे या फिर मैनेजमेंट में ज्वाइन कर सकता हूँ। तो ये आप सारी कुछ पद हैं सर। नालियां साफ करने वाले नहीं बन सकते? सर बैकग्राउंड वो नहीं है, पर इसके लिए, क्योंकि इसमें काफी वर्क करना रहता है, इंटेलिजेंस में आपको अगर गैदर करना है, तो मैनुअल स्कैवेंजर भी जो होते हैं, या नालियां साफ करना, या सफाई कर्मचारी, या किसी भी तरीके से बिल्कुल सर भिखारी, बन सकता हूँ सर। भिखारी जो 50 दिन से यस सर। नहाया ना हो? सर अडॉप्ट करने में इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद जरूर कर पाऊंगा। हाँ, मैं अभी आई एम नॉट श्योर कि इस अभी अगर कुछ मुझे बोल दे कि 50 दिन तक नहीं, तो ये मुश्किल है, पर मुझे लगता है कि मैं ट्रेनिंग के बाद अडॉप्ट कर पाऊंगा अपने आप को इस चीज के लिए। ट्रेनिंग में ऐसी तो कोई भुट्टी पिलाई नहीं जाएगी कि आपको क्या 50 दिन नहाना है और आपके शरीर में खुजली ना हो या फिर कोई स्किन डिजीज ना हो। आपको नेशनल सिक्योरिटी के लिए 50 दिन तक ना नहाना पड़े, तो उसके लिए आपको एक झटके में सर वो बताना है। मोटिवेशन, बिल्कुल सर। अगर जैसे कि कोई नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, कोई बड़ा इशू है जिसके लिए मुझे काम करना है, तो बिल्कुल मैं इस पे काम कर सकता हूँ सर। इस तरह का भी रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं प्ले कर सकता हूँ। ठीक है, अब एक अंतिम अपना रोल आप डिफाइन करिए कि किसी क्षेत्र में अगर दंगा होता है, बलवा होता है, हिंसा होती है, ठीक है,
कोई कम्युनल राइट हो जाता है, ठीक है, तो वहां पर आप, हाँ बोलो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? सर थोड़ा सा आवाज, यस सर, नेटवर्क इशू, ये क्लियर आवाज नहीं आ रही है थोड़ी। नेटवर्क आपका गड़बड़ है, आपने जगह बदल दी है, जब से तब से दिक्कत आ रही है। यस सर। अंतिम सवाल है, इसको निपट लेते हैं। किसी क्षेत्र में दंगा है, हिंसा है, और आप एक अथॉरिटी के रूप में वहां पर तैनात किए जाते हैं, आप इमीडिएट कौन कौन से एक्शन लेंगे? सर सबसे पहले तो जो वहाँ के लोग हैं, तो इमिडिएटली सबसे पहले जो काम होगा वो रीजन को समझना कि किस रीजन से, मतलब किस कारण से ये इशू आया है, कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ है। उसके बाद कारण को समझने के बाद इनका इंटेंशन क्या था, कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव इवेंट हो रही है या नॉर्मल वे में हैंडल की जा सकती है। उसके बाद लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करना कि लॉजिस्टिकली हमारे साथ ठीक जो है। कोई भी अगर कुछ इंसिडेंट हो। ओके ओके, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, थैंक यू। थैंक यू सर।